अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं हम? अनलॉक 2.0 के लिए कितने तैयार हैं हम? मेरे साथ जुड़ रहा है डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि हम एक सार्थक चर्चा करेंगे और किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टरों का जो पैनल है उससे मैं आपका परिचय भी करवा देता हूं। इसके अलावा जो दिल्ली और मुंबई की सरकारों में पार्टियां शामिल हैं उनके नुमाइंदे भी जुड़ेंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, उनसे भी हम पूछेंगे कि सरकार की क्या तैयारी है। मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप एम्स दिल्ली के निदेशक रहे हैं। इसके अलावा एम्स से ही कम्युनिटी मेडिसिन से डॉक्टर पुनीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव झा, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और नागपुर से जुड़े हमारे साथ शिवसेना के नेता किशोर तिवारी, आपका भी स्वागत किशोर जी। पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब आपसे है मेरा, क्योंकि आप देख रहे हैं देश भर में अब अनलॉक को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि हम तैयार हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तैयारी कोई ऐसी अ, होनी है। अनलॉक तो आसान काम होता है। आप कह दीजिए अब लॉकडाउन खत्म तो अनलॉक हो गया, लेकिन उसमें कुछ आकलन आवश्यक होता है। वो आकलन मैं समझता हूँ सरकारों ने किया है। और संक्रमण दर अगर दिल्ली में अब 1% से कम आ गई है तो थोड़ा थोड़ा करके किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कंट्रोल्ड, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मेजर्ड वे में किया जाए और बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग होती रहे कम्युनिटी हेल्थ में कि भाई क्या हो रहा है इसमें। जैसे मेट्रो चलेगी अब 50% उसकी जो ऑक्यूपेंसी कैसे इंश्योर होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे यहाँ भारत में रहता है। मॉल्स खोलेंगे तो उसमें आप लोगों का आवाजाही कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज सरकार को देखने वाली है कि किस तरह से ये मेट्रो में 50% ऑक्यूपेंसी है, बसेस में 50% ऑक्यूपेंसी। अनलॉकिंग तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो हम लोग कह रहे हैं पिछले अप्रैल के शुरू से कि लॉकडाउन लगाइए, पहले हम लोगों ने ये कहा था और हम लोगों ने देखा उसका क्या हमको परिणाम मिले, पॉजिटिव उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले। संक्रमण दर एकदम से घटना शुरू हुई जैसे जैसे लॉकडाउन चला आगे, और इस पर चर्चा भी होती रही थोड़ी। तो अब मैं कहूँगा इतनी जल्दबाजी नहीं है। पिछले हफ्ते थोड़ी जल्दबाजी थी अगर खोलते, तो अभी चूंकि संक्रमण दर 1% से कम आ गई है और इसको अब देखना ये होगा कि फरवरी में हमारी कितनी दर थी, जी अब कितनी दर है, और फरवरी में जिस तरह से फिर बढ़ा जी और फिर हम इस अवस्था से गुजरे जो कोई नहीं गुजरना चाहता, तो उसको उसका आकलन बराबर करते रहना है, इसको खाली छोड़ नहीं देना। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी एक सुझाव दिया था कि एक सीरो सर्वे भी कर लिया जाए दिल्ली में, बड़े पैमाने पर, नॉट बहुत छोटा नहीं, बड़ा सीरो सर्वे वो भी शुरू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। थोड़ा सा जितने अब कम केस हो रहे हैं तो उनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग अवश्य करते रहें, ये भी बहुत आवश्यक है। और इसमें जो हमारा जीनोमिक सीक्वेंस का टास्क फोर्स भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया है, उनसे सहयोग लेके मैं समझता हूँ जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी बहुत आवश्यक है। अब तो केसेस कम है तो उनमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जी जी वो भी करते रहना चाहिए कि जिससे हमें पता रहे कि कौन सा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और कहाँ पे है वो देखना बहुत आवश्यक होगा। तो मैं मुझे समझता हूँ हाँ कंट्रोल्ड, मेजर्ड, बिल्कुल मुझे नापा तुला अनलॉकिंग बिल्कुल होएगा, क्योंकि अब हमेशा तो बिल्कुल डॉक्टर लॉकडाउन आप साहब। लगा के रख नहीं सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु उठाते हुए एक कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे इसका एक जवाब ले लो पहले नेताओं से, उसके बाद डॉक्टर पुनीत मिश्रा के पास में आऊंगा। चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो हमारे साथ संजीव झा उनके प्रवक्ता मौजूद हैं। संजीव जी, क्या इस तरीके के सर्वे वगैरह आप लोग करवा रहे हैं? देखिए, मुझे आज आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि अनलॉक हम में क्या-क्या कर रहे हैं और क्या-क्या उपाय कर रहे हैं ताकि ये जो सेकेंड वेव में जो कमियां रह गई थी वो कमियां आगे ना आए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बहुत जरूरी है सीरो सर्वे कराना। अब की कमी को लेकर के हमने सभी लगभग 64-65 अस्पताल में अलग से हम लोग ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं, साथ-साथ अपनी भंडारण की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से जो मेडिसिन्स की बहुत कमी रही थी, तब यह एक्सपर्ट पैनल डॉक्टर्स की बना देगी, क्या-क्या मेडिसिन इसमें यूज़फुल रहे हैं और अगर आगे इस मेडिसिन्स की कमियाँ ना हों, उसकी उपलब्धता कराएँ। थर्ड वेव में ये देखने को मिल रहा है
कि ऐसा कहने लोग एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो बच्चों के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है। उसके लिए NET जो नवजात आपातकालीन परिवहन प्रणाली होती है, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे होगा, उसके लिए जो हमारे और जो मेडिकल की नेसेसिटी है वो किस तरह से होगा। ये तमाम तरह की तैयारियां एक कमेटी बना दी गई है जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद कर रहे हैं। उनके जरिए सभी तैयारी की जा रही है। तो जी। पूरी कोशिश दिल्ली सरकार की ये है कि जिस तरह से पिछले सेकेंड वेव में कुछ लोगों को दिक्कतें आई, वो आगे दिक्कतें ना आए। अब इस बार देखिए आप 28,000 सबसे ज्यादा केस जो दिल्ली में था वो 28,000 था। तो इस बार कोशिश की जा रही है कि 37,000 एक बेंचमार्क बना दिया गया है कि मान लीजिए 37,000 आता है तो हमारी कैसे तैयारी होनी चाहिए एक दिन में। उसको बेंचमार्क बनाते हुए तैयारी कर रहे हैं। अगर उससे नहीं, ज्यादा लेकिन भी लेकिन होगा तो सुनिए फिर उससे एक ज्यादा मिनट करेंगे, लेकिन संजीव एक जी, बेंचमार्क तय करना संजीव पड़ेगा। जी, जो डॉक्टर मिश्रा एक बात जी, कह रहे थे, बड़ी जी। बात वो कह रहे थे कि जैसे अनलॉक में अब मेट्रो वगैरह में आप कह रहे हैं कि 50% क्षमता के साथ मेट्रो ट्रेन चलेंगी, या बाजार दुकानों को लेकर जो ऑड इवन का फॉर्मूला वगैरह लागू कर रहे हैं। आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यह रहने वाली कि इसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हाँ इसी तरीके से अनलॉक हो, ज्यादा भीड़ जमा ना हो जाए, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां ना उड़ जाएं, वरना हालात बद से बदतर फिर से हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए बहुत कंट्रोल्ड तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मेट्रो में 50% कैपेसिटीज़ हम शुरू कर रहे हैं और पूरी कोशिश में देखिए मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं होती चूँकि पूरे उनके पास इस तरह के मैन पावर हैं कि जो इंश्योर करें कि 50% की ऑक्यूपेंसी ही रहे और लोग उसमें ज़्यादा वायलेशन नहीं होता है। लेकिन बाज़ार में दिक्कतें ज़रूर आती हैं। तो इसके लिए हमने पुलिस की व्यवस्था की है, हमारे सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए हैं कि इसकी पालन ठीक से किया जाए। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, हमेशा हालांकि दिल्ली की जनता जब कभी भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की उनके साथ करे रहे हैं, जी। थोड़े से खुद को भी एहतियात बरतना पड़ेगा, नहीं नहीं, खुद ये सही सावधानी बात है, बरतनी ये आप पड़ेगी। सही कह रहे हैं संजीव झा कि बहुत जरूरी है कि स्व अनुशासन भी हो, क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा है किस तरीके के हालात हुए। ऐसे पुलिस और प्रशासन से ही सारी चीजें मुमकिन नहीं है। एक आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें भी अनुशासन का परिचय देना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे का पालन करना है। मैं जरा किशोर तिवारी जी का भी रुख करना चाहूंगा, उसके बाद डॉक्टर पुनीत मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, शायद किशोर तिवारी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, आपके मुताबिक अनलॉक का मॉडल क्या हो ताकि एक बार फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़ जाए, एक बार फिर से कोरोना का कहर ना बरपे? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो करीब हम पिछले 1-1.5 साल से बातें बता रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो अनलॉक के समय जहाँ तक प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, उसके अलावा जो सामान्य जन है, जो पब्लिक है, उसकी भी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी बनती है। अभी हमारे पास एक चीज़ और उपलब्ध है जो वैक्सीनेशन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे लोगों से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, दूरी बना के रखना है जब आप बाज़ार में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, और अपने हाथों को साफ़ रखना है, बार बार धोना है या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ रखना है। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और जो जनरल पब्लिक को समझनी पड़ेगी। अब बात आती है कि सरकार की और प्रशासन को क्या करना चाहिए। देखिए, आप अनलॉक कर रहे हैं और शायद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत जल्दी कोई वेव आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वेव में इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक बार नेचुरल इन्फेक्शन से काफ़ी दिन तक, कम से कम 6 महीने तक इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है, जैसा कि कई सारी स्टडीज़ में अब हमें मालूम है। उसके अलावा कई सारे लोगों को वैक्सीन लग गई है तो उनको भी इम्यूनिटी रहेगी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल का मतलब है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उनको कैसे रोकें? तो उसके लिए यही बनता है कि एक पब्लिक के लेवल पर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको रखें, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि जहाँ पर पब्लिक अपने आप इस बात को नहीं मान रही है, क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनुशासन को नहीं मानना चाहते हैं, तो वहाँ पर सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे और प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उन नियम को लागू करवाएं। जैसे अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे मेट्रो में कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 50% लोग ही बैठें। बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक क्लोज्ड स्पेस होता है, आप उसमें सफ़र कर रहे होते हैं, तो अगर कोई इन्फेक्टेड है और आपकी दूरी नहीं बनी हुई है तो बहुत वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। दूसरी बात, कुछ ऐसी तकनीकी उसमें व्यवस्थाएं करनी होती हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या एयर कंडीशन बस हो या ऐसी मेट्रो हो, ताकि वहाँ पे जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं कि कितनी जल्दी उस एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि सारे जो क्लोज्ड स्पेसेस है जहाँ पर एयर कंडीशनिंग होती है, वहाँ पर अगर आप
उस एयर को बहुत जल्दी सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन टाइम आप 1 मिनट रख सकते हैं, आप 6 मिनट रख सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि विदिन 2 मिनट सारी एयर सर्कुलेट हो जाए और उसमें अप्रोप्रिएट फ़िल्टर लगाए जा सके, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है सफ़र भी कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए हम उस खतरे को इस प्रकार से कम कर सकें। और इसके अलावा मैंने कहा कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनिटी मिले। तो यही चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम अपना जो रोज़मर्रा का काम है, जो ज़रूरी कार्य है, रोज़गार है, उसको भी शुरू कर सकते हैं और कोविड का खतरा भी हम कम करके रख सकते हैं। संजीव झा जी, इस पर मैं आपसे टिप्पणी लूंगा कि जो यहाँ पर तमाम सलाह दे रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या आपकी सरकार इस दिशा में बढ़ रही है? लेकिन उससे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूँगा। आप एम्स जैसे, दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पताल के निदेशक रहे, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अब उस स्थिति में हैं कि हम अनलॉक की तरफ जाएं? मेरा सवाल इस संदर्भ में है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था कोरोना के कहर के बाद, तो ये तर्क दिया गया था बार बार सरकारों की तरफ से कि अब हम इस बीच तैयारी करेंगे, इसीलिए हमने लॉकडाउन लगाया है ताकि तैयारी का भी हमें मौका मिल जाए। दूसरी वेव में हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्थितियां बद से बदतर होती गई। अब जबकि हम फिर से एक बार अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, कहीं तीसरी वेव आ गई, तो आपको लग रहा है उस लिहाज से स्वास्थ्य सेवाएं तैयार हैं देश भर में? ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसको 2-3 तरह से समझना पड़ेगा। अभी देखिए क्या हो रहा है सारे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई और राज्य हो, कि हर हॉस्पिटल में सब बेड्स जो हैं, पूरा फोकस इस समय कोविड पे है कि संक्रमित लोग आए, उनका ट्रीटमेंट हो, उनको ऑक्सीजन मिले, उनको आईसीयू में बेड मिले, उनका ट्रीटमेंट हो। तो ये समझना पड़ेगा कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे जो रोग, ऐसा तो है नहीं कि बाकी बीमारियां समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। बाकी कैंसर भी है, हार्ट डिजीज भी है और बहुत सारे जो लोगों को तकलीफ है वो भी है, लेकिन उनका अभी ट्रीटमेंट रुका हुआ है। तो अब जब स्थिति संभल रही है और लॉकडाउन समाप्त हो रहा है धीरे धीरे और स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स में भी ये अंकित करता है क्योंकि रोगियों की संख्या एकदम से कम हो गई है। केवल आईसीयूज में रोगी हैं जो पिछले 2-3 हफ्ते से वहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो सर्ज होती है, अगर वो कंट्रोल्ड सर्ज है, ऐसी सर्ज नहीं है जैसी हमने दूसरी लहर में देखी, अगर उस तरह की सर्ज होगी, 28,000 मान लीजिए दिल्ली में मैक्सिमम एक दिन में 28,000 संक्रमण पकड़े गए, उसमें से अगर आप ये भी मान लें कि 1,000 लोगों को बेड चाहिए और ये प्रक्रिया अगर 1 हफ्ते चली, तो क्या इतने बेड क्रिएट हो पाएंगे? नहीं संभव है वो। तो ये समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी हम डिजास्टर से गुजरे हैं। ये इमरजेंसी भी नहीं थी, ये नॉर्मल सर्ज नहीं थी, ये डिजास्टर वाली सर्ज थी। डिजास्टर वाली सर्ज में हमेशा जो प्रिंसिपल लगाया जाता है वो लगाया जाता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबसे अधिक लोगों का कैसे सबसे हम वो बचा सकते हैं, वो हुआ। ज्यादातर लोग बचे, कम लोग संक्रमित हुए, कम लोग अस्पताल गए, कम लोगों की मृत्यु हुई। अब वो नंबर भारत में बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को ये ही रखना पड़ेगा कि हम उस अवस्था में नहीं आए कि हम 4 लाख केस रोज देख रहे हैं, उसके बाद 9,000 10,000 केस लोगों को रोज बेड की जरूरत पड़ रही है। उतने बेड नहीं आप बना पाएंगे, बना लेंगे उतने डॉक्टर्स नहीं होंगे, उतने नर्सेज नहीं होंगे, उतना इक्विपमेंट नहीं होगा, फिर हम उसी अवस्था में आएंगे और फिर ये सब होगा कि ऑक्सीजन भी कम पड़ रही है, रेमडेसिविर फलानी दवाई, ये दवाई कम पड़ रही है। तो अच्छा ये होगा कि इससे हम बड़ी सीख लें दूसरी लहर से, और तीसरी लहर जिस फॉर्म में भी आती है, और जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा, अभी जून के महीने में हमको लगभग 10 से 11 करोड़ डोजेज मिल रही हैं। उतना हम लगा लेंगे तो हम करीब 34 करोड़ 35 करोड़ टीकाकरण हमारा पहुंच जाएगा। जुलाई से ऐसा लग रहा है कि हमको 1 करोड़ तक हम जा सकते हैं प्रतिदिन टीकाकरण अभियान में। वही हमको, जैसे यूएसए की जो आज स्थिति अच्छी हुई है, वो स्थिति इसी वजह से अच्छी हुई है कि वहां पे 40% लोगों को 2-2 डोज लग चुकी हैं। यूके में 60% को लग चुकी हैं। उनका चल रहा है टीकाकरण दिसंबर से, हमारा जनवरी में शुरू हुआ है। हमारे यहाँ डोजेस भी पर्याप्त नहीं थी, हमारी जनसंख्या भी अत्यधिक है। जैसे अगर आप देखें आज 22.5 करीब 23 करोड़ पे हम पहुंचने वाले हैं।
टीकाकरण में, एक डोज के साथ। इतना पॉपुलेशन तो आपके बहुत सारे देशों की नहीं है। सही बात है, तो सही बात ये है। भी समझना लोगों को पड़ेगा कि वैक्सीन की जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं थी मई के महीने में, लेकिन फिर भी कल 36 लाख, जून में 36 लाख टीकाकरण हुए हैं। अगर ये भी गति हमारी बनी रहे, जून में बनी रहे और फिर जुलाई से बढ़ जाए, ये बढ़ के 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वो 1 करोड़ तक पहुंच सकता है प्रतिदिन, जी चाहे जुलाई में पहुंचे चाहे अगस्त में पहुंचे। जी जी तो हम कम से कम 50% अपनी जनसंख्या को सितंबर के आखिर तक अगर हम पहुंचा दें वैक्सीन, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी इससे हमको काफी इस संक्रमण की तीसरी वेव को रोकने में भी मदद बहुत मिलेगी। सही बात आप बता रहे हैं डॉक्टर दूसरी साहब। तरफ जो हाँ, हाँ। समस्या हेल्थ केयर पे पड़ा, वो भी कम पड़ेगा। जी जी मैं जरा अगले मेहमान का रुख करना चाहता हूं। किशोर तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के आप नेता हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है शिवसेना की। किशोर तिवारी जी, अनलॉक की तरफ जो आप लोग बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की? आखिर ये निर्णय आप लोगों ने क्यों लिया कि अब हम अनलॉक कर रहे हैं? अनलॉक तो करना ही पड़ेगा। बंबई की जो आर्थिक राजधानी है, तो पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत को उस पर बहुत झटके पहुंचे हैं। तो अभी अनलॉक हमने स्टेप वाइज किया है, और हमारे यहाँ हमने लेवल 1 टू लेवल 5 का रखा है। तो लेवल 1 में हमने सब चीजें ओपन की है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट अभी आते हैं। तो आप समझ लो लेवल 5 में भी कई शहर है, लेवल 4 में भी है। तो अब ग्रेजुअली हम चालू कर रहे हैं। तो मैं अखिलेश तुमको बताता हूँ कि एक बार हमें इस पे आना ही पड़ेगा, एक बार हमको अनलॉक के तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी कमर्शियल एक्टिविटी हम स्टैंड स्टिल नहीं रख सकते, और कई उसके कॉम्प्लिकेशन भी आ गए। तो लॉकडाउन से भी बाहर निकलना है। मैंने दोनों मिश्रा जीओ को सुना है, और उनकी बात बराबर है कि टीकाकरण एक पर्याय है, लेकिन महाराष्ट्र में भी अभी अखिलेश आनंद टीकाकरण बहुत मंद गति से आ गया है। देखो, सेकंड लहर से हमने बहुत कुछ सीखा कर हम अब अनडाउन की प्रक्रिया में भी, अगर हमारी ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी और पॉजिटिविटी रेट जैसा ही बढ़ता है, वैसे ही हमारे निर्बंध अपने आप चालू हो जाएंगे। किशोर जी, मैं तो कहूंगा, किशोर जी एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आप सही कह रहे हैं कि अनलॉक की तरफ हमें बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो भी तो आईसीयू में है, आखिर वो कैसे बेहतर हो वो भी जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले दिनों में हमने देखा कि कोरोना का कहर कैसे टूटा था। अब आखिर जब अनलॉक की तरफ आप जा रहे हैं, चूंकि लॉकडाउन से ही फायदा हुआ है, जो केस कम हुए सब जान रहे हैं इस बात को, तो क्या आप लोगों ने मेडिकल सुविधाओं को इस हद तक बढ़ा लिया है, सारी चीजें दुरुस्त कर ली हैं कि अगर हम अनलॉक में अब जा रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है? नहीं, वही अनलॉक कर रहे, जहां ऑक्सीजन बेड की क्षमता जो है वो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, और पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो चुका है। तो देखिए, अभी हम पूरी प्रिकॉशन लेके तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही केसेस ज्यादा आएगी वैसे ही बंद करना पड़ेगा। तो ये अनलॉक और लॉक जो है, हमने एक सिस्टम के सहारे करना चालू किया है, ना ही के नौकरशाहों के मर्जी से। तो होगा अभी, क्योंकि लोग लॉक से भी उब गए हैं, और अनलॉक में वो गलतियां करेंगे तो फिर लॉकिंग में जाना पड़ेगा। तो अब तो लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ से अभी हमने लोगों पे ही छोड़ा है। वो चाहते हैं तो अनलॉक रहे, वो चाहते हैं तो वो लॉक में रहे। लेकिन अखिलेश आनंद, आर्थिक दृष्टया महाराष्ट्र बहुत कमजोर हो गया है, और भारत की भी बहुत बुरे हाल चल रहे, तो हमें तीसरे पर्याय के तरफ जाना ही पड़ेगा। ये तो समय की मांग है, और उसके लिए ही अखिलेश, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र पैटर्न सब लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं बहुत ज्यादा केसेस है तो उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन में रहना है, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन और कहीं पे जहां नहीं, वो सारी बातें सही है किशोर जी, वो सारी बातें सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी आपने ये कहा कि टीकाकरण में दिक्कत आ रही है, और इसका तो एकमात्र इलाज कोरोना का वही दिख रहा है, वैक्सीनेशन। तो अगर ये दिक्कत आगे भी बरकरार रही तो कैसे उभरेंगे आप इससे, इस महामारी से? देखो, हम तो पर्याय ढूंढ रहे हैं, सरकार भी पर्याय ढूंढ रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमको लगा था कि जून के दूसरे हफ्ते तक ये किल्लतें दूर हो जाएगी, और
कोविशील्ड भी भरपूर प्रमाण में आएगा और स्पुतनिक के डोजेस भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वैसा दिखता नहीं है। और जिस कासव गति से चल रहा है तो वो तो फोन की वो डायल टोन भी बंद कर देना चाहिए कि आप टीका जरूर लगाइए, क्योंकि परिस्थिति बहुत खराब है। और जहां टीका लगाने के लिए लोग जा रहे वहां पर टीकाकरण हो नहीं रहा है, ये वास्तविकता है। तो डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, अगर ये नहीं होगा, हम सभी को पता है, आप लोग भी बताते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टीकाकरण ही एकमात्र फिलहाल इलाज है कोरोना को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं किशोर तिवारी को, तो अगर ये चीज मुमकिन नहीं हो पाएगी, तेजी से हम वैक्सीनेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो कैसे हम कोरोना को काबू में कर पाएंगे? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम खासकर इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं और अगर हम ये कोविड-19 के संदर्भ में बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग इम्यून हों। और इम्यूनिटी केवल दो तरीके से आती है, एक है नेचुरल इन्फेक्शन और दूसरा है टीकाकरण। हमारे देश में ये जो सेकेंड लहर आई है, इसमें काफ़ी सारे लोग नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यून हो गए हैं, और इसीलिए सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को अभी नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है वो टीकाकरण के लिए वेट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे टीका इतने सारे लोगों को लगाएंगे। तो इसके बारे में मुझसे पहले डॉक्टर MC मिश्रा जी ने भी बात की है कि अभी हमारे पास कितने इस महीने टीका उपलब्ध हैं और कितने हमारे पास सितंबर तक कैपेसिटी हो जाएगी। देखिए, जब हमने 16 जनवरी को इस टीकाकरण अभियान को स्टार्ट किया था, तब हमारे पास केवल 2 टीके थे जो कि भारत में बने हुए थे, और उसके बाद अब हमने इस महीने से स्पुतनिक का भी प्रयोग शुरू किया है। संजीव जी, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, जो आपने एक बात कही थी और आपके नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कहीं इस तरीके के हालात बने, तीसरी वेव की जो बात बार बार कही जा रही है, जो आशंका जताई जा रही है, तो 37,000 तक केस अगर आते हैं तो उससे भी निपटने की आपकी तैयारी रहेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे वजह क्या है? ऐसी कौन सी तैयारी आप लोगों ने कर ली है, जरा अगर आप दर्शकों को भी बताएं। देखिए, आपने देखा कि इस सेकेंड वेव में एक तो ऑक्सीजन की भारी कमी आ रही थी। दिल्ली के पास अपने ऑक्सीजन टैंकर नहीं थे, तो LMO कैरी करने में दिक्कतें आ रही थी। साथ में आपने देखा कि मेडिसिन्स की बहुत कमियां देखने को मिल रही थी। बेड की संख्या में जिस तरह से ये अचानक वेव बढ़ा, तो बेड की संख्या में भी कमी आई। तो अब दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है, हमने जैसे अपनी ऑक्सीजन की भंडारण की क्षमता 421 मीट्रिक टन अपने यहाँ कर लिया है। हमने देखा जब पीक थी तो भी 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी। साथ में उत्पादन हमने अपने यहाँ दिल्ली में ही 125 मीट्रिक टन की उत्पादन किया। जितने भी ऑक्सीजन के वेंडर्स हैं, उनको एक पैनल बना करके उनसे भी बातचीत कर रहे हैं किस तरह से अगर अचानक जरूरत पड़ जाए ऑक्सीजन का, तो हम कैसे ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाएंगे। इसी तरह से हमने अपने मैन पावर को 20% बढ़ाए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे बाकी स्टाफ, उनकी क्षमता को हम सबने बढ़ाया है। इसके दौरान हमने बहुत सारे अलग अलग NGOs के साथ मिलकर, स्वयं संस्था के साथ मिलकर अपने अस्पताल में भी हमने बेड की संख्या को बढ़ाई थी। अब कोशिश कर रहे हैं सब जगह हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, हमारे यहाँ बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, 6,000 सिलेंडर हमने ऑलरेडी अभी खरीद कर रखे हैं, और हमने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है कि क्या क्या जरूरतें क्या हो सकती है, सारी जरूरतों बताया जाए, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो चूंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि आप लगातार हर 3 महीने में दिल्ली में देखेंगे कि एक तो ये जो सारी बातें आपने बताई मुझे संजीव झा जी, ये सारी तैयारी हो चुकी है कि होने वाली है, करने वाले हैं? बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। जैसे आप देखिए, लगभग 64 हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। हमारे पास 6,000 मेडिकल सिलेंडर्स आ चुके हैं। अच्छा। दवाई जो जरूरी दवाई है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपायरी को देखते हुए उसकी भंडारण अपने यहाँ पहले से कर लें। बेड की संख्या हमने ऑलरेडी हम लोग बढ़ा चुके हैं। इस वे में ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा ये, तो बच्चों के हिसाब से एक एक्सपर्ट पैनल बना दिया गया है, उसको पीडियाट्रिक्स पैनल कह रहे हैं, जो ये बच्चों को क्या क्या जरूरतें पड़ेगी, उनकी वेंटिलेटर्स अलग होंगे, उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी, ये तमाम चीजों को लेकर स्टडी चल रही है, उसके हिसाब से हम चीजों को प्रोक्योर कर रहे हैं। चलिए, तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन देखिए जरूरत इस बात की है संजीव जी की सिर्फ स्टडी में ही बात ना अटक जाए, बल्कि जल्द से जल्द उसे धरातल पर भी उतारिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछली बार लॉकडाउन में ये तमाम बातें हम लोग सुनते रहे कि लॉकडाउन के दौरान सरकार तैयारी कर लेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब फिर से हमने देखा दूसरी लहर आई तो ढाक के 3 पात वही स्थिति थी, इतने लोगों की जान चली गई। डॉक्टर MC मिश्रा साहब, आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, अब मैं महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, और इस बीच एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं। अभी ताजा हमें जानकारी यह मिल रही कि दिल्ली में तमाम लाइंस पे जो अलग अलग मेट्रो की लाइन है उस पर मेट्रो की सेवा शुरू कर दी जाएगी। ये मेट्रो की तरफ से जानकारी दी गई है, दिल्ली मेट्रो की तरफ से। दिल्ली में सोमवार से सभी लाइंस पर मेट्रो सेवा की शुरुआत की जा रही है। अनलॉक पर दिल्ली मेट्रो ने यह बयान जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आपने सुना था, उनका यह कहना था कि आधी क्षमता के साथ यानी 50%
मुसाफिरों के साथ मेट्रो का परिचालन शुरू किया जा रहा है और अब दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी यह बयान दिया गया है। इस जानकारी की तस्दीक कर दी गई है। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में अब जरा बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था कि इस बार कितना ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। आपके मुताबिक वहां सरकार को ऐसी क्या तैयारी करनी चाहिए कि अगर आने वाले दिनों में फिर इस तरीके के आपातकालीन हालात बनते हैं, जिसे आप डिजास्टर कह रहे थे, तो ज्यादा नुकसान ना हो जान माल का, लोगों की ज्यादा जान ना जाए? देखिए, महाराष्ट्र का जैसे अभी आपके इस पे माध्यम से दिखा भी रहे थे, महाराष्ट्र में संक्रमण दर अभी भी 5% से ऊपर है जी। दिल्ली में ये 1% से भी कम हो गई है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसमें जैसे किशोर भाई कह रहे थे कि हम ये आकलन किया है कि कहाँ पे लॉकडाउन हटाना है, कहाँ पे लॉकडाउन चलते रहना है। ये बहुत टाइट्रेशन, इस चीज़ का जो एक मेजरमेंट है, ये बहुत मेटिकुलस तरीके से हो, बहुत सूक्ष्म तरीके से हो, तो फिर हम अनलॉकिंग भी कर सकते हैं, जीवन चर्या भी चल सकती है लोगों की, और लोगों की जीविका है वो भी चल सकती है, साथ में संक्रमण बढ़े नहीं। और इसको वीक टू वीक बेसिस पे, और मैं तो कहूँगा वीक टू वीक भी नहीं, डेली बेसिस पे आप इसको मॉनिटर करें बहुत मेटिकुलसली, बहुत सूक्ष्म तरीके से कि कहाँ पे। अच्छा, फिर अगेन वही महाराष्ट्र में भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पीछे हमने डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन की बात बहुत सुनी, क्योंकि अभी संक्रमण दर अभी भी 5% मैं समझता हूँ ज्यादा है। उसका आकलन करके ही ग्रेजुअल, जो ऐसा कहा भी जा रहा है कि इसको 5 लेवल्स पे हम करेंगे, तो ये तो खैर सरकार को ज़्यादा जानकारी होती है, हम लोगों को तो उतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसको बहुत सावधानी से करना उचित होगा। दिल्ली की स्थिति उससे काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर ये जो म्यूटेंट वायरसेस हैं, ये जब 10 से 15 गुना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो इन्फेक्शन बढ़ने में समय नहीं लगता। जैसे इन्फेक्शन कम होने में भी काफ़ी तेज़ी से कम हुआ, बढ़ने में भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो बहुत काफ़ी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं, फिर उतने बेड्स नहीं होते, उतने फिर दवाइयाँ कम पड़ने लगती हैं, फिर उतना ऑक्सीजन का, तो वो जो डिजास्टर की सिचुएशन जब आती है, तो आपके जितने भी संसाधन होंगे वो अपर्याप्त होंगे, ये मान के चलिए। और उस हिसाब से इसको बड़ा मेजर्ड वे में ही करें, क्योंकि अब हमने दूसरी लहर से ये सीख लिया है कि उसको उस लेवल पे नहीं जाने दें हम, कि 4 लाख जा रहा है, 5 लाख जा रहा है, क्योंकि हमारे देखिए डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करना असंभव है। हम बैठ के यहाँ कह सकते हैं कर लीजिए, लेकिन वो होगा नहीं। मास्क का एनफोर्समेंट, डबल मास्क का एनफोर्समेंट काफी हद तक दिल्ली में हुआ, और उसी वजह से संक्रमण कम भी हुआ, और उसमें बहुत योगदान हुआ जो फाइन बढ़ाया गया 2000 रुपए वाला, उसने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए दे के फिर से वो मास्क नहीं हटाएगा और 2000 रुपए देने के लिए। ये काम करता है। मुझे मालूम है गल्फ में, यूएई में, अबू धाबी में, आप समझिए यहाँ 2000 रुपए लग रहे हैं, वहाँ 2000 दिरहम लगता है, या 3000 या 5000 दिरहम लगता है फाइन, अगर मास्क जरा सा भी नीचे आया। तो इतनी सख्ती करके ही दिल्ली में संक्रमण थमा है, लोगों के सहयोग से भी थमा है, और इसमें मैं कहूँगा कि उस अवस्था में हमें बिल्कुल भी नहीं पहुँचना चाहिए जिसमें हम अप्रैल और मई में थे, क्योंकि वो एक अवस्था ऐसी थी सारी दुनिया में, जिस तरह से हमारा प्रचार भी किया गया, थोड़ा नेगेटिव पेंटिंग भी बहुत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर देश इससे गुजरा है। अमेरिका भी इस अवस्था से गुजरा था, यूरोप भी इस अवस्था से गुजरा था, यूके भी इस अवस्था से गुजरा था। उन्होंने प्रोटोकॉल अपने अच्छे बनाए थे कि भाई जब ऐसी बात आ रही है कि 2 लोगों को बेड चाहिए, तो किसको देंगे आप, क्या बुजुर्ग को देंगे या यंग को देंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी हाईकोर्ट ने भी कुछ कहा है इस मुद्दे पे, क्योंकि जब आपको एक ही बिस्तर है, 4 लोगों को चाहिए, तो उनमें से प्राथमिकता आप किसको दे सकते हैं? तो वो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल अभी तो मुझे नहीं लगता बन पाएगा। नहीं, मैं बना है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मैं किशोर तिवारी जी के पास जाता हूँ। किशोर जी, देखिए महाराष्ट्र में
आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं और ये आंकड़ों की जुबानी ये बात सामने आ रही है, ये सच्चाई है कि अभी भी 5% से ज्यादा संक्रमण दर है। ऐसे में अब जब अनलॉक की तरफ आप लोग बढ़ गए हैं, क्या आपके पास कुछ इस तरह के आंकड़े हैं जिसके जरिए आप बताएंगे कि अगर कुछ स्थितियां खराब भी होती है तो हम निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अस्पतालों में बेड की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, या फिर प्रशासन के स्तर पर किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की है, किस तरीके से चाक चौबंद हो गए हैं? देखो, हमने लेवल 5 का भी प्रोविजन किया है, और जो जहां भी, मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा से बता देता हूं, जहां भी 5% या 7% या 13%, 19%, 16%, 14%, 12% जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां हमने लेवल 4 का रखा है, और केवल एसेंशियल दुकानें हमने खोली है। तो आधा महाराष्ट्र तो अभी केवल एसेंशियल दुकानें ही खुली है। और इसमें देखो, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, ये सब चीजें हमारे पास है। और मैं एमसी मिश्रा जी से बताऊंगा कि पॉजिटिविटी रेट ये हम डेली चेक करेंगे, अगर वो लेवल अगर बदलती है तो अपने आप बदलेगी। इसमें अब लोगों को ही अगर खुला रहना है तो रहेंगे। लेकिन कैसा हुआ कि अभी हम अमेरिका को रिलैक्स देखते हैं या यूरोप को रिलैक्स देखते हैं, क्योंकि वहां से 40%, 50% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं। लेकिन भारत में अभी भी आप देखते हैं तो 4 करोड़ 2 डोज वाले हैं, 1 करोड़ डोज वाले केवल 18% है। अब यही बातें जैसे कम्युनिटी मेडिसिन वाले मिश्रा जी कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अब मुझे मिश्रा जी बताएंगे कि 140 करोड़ में अभी तक हर्ड इम्यूनिटी कितनों में आई और कितने में आने वाली है। एक बात मैंने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि मैं भी दिल्ली गया था किसान आंदोलन के वक्त, तो मेरी पत्नी को भी 2000 रुपया दंड हुआ, तो उन्होंने कभी मास्क नहीं निकाला बाद में। तो बम्बई तरीका, दिल्ली तरीका बम्बई में भी व्यवस्थापन हुआ। लेकिन अखिलेश, तुमको एक बात समझना पड़ेगा, हमको आज से 9 लाख एक्टिव पेशेंट आते हुए भी हमने व्यवस्थापन अच्छा किया, ऐसा सर्टिफिकेशन हमको सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन जिस बुरी स्थिति से हम गुजरे, भगवान करे तीसरा दौर और नहीं आए। किशोर जी, मुझे लगता है कि ईमानदारी से हर किसी को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था तो खैर कहीं अच्छी नहीं रही है, पूरे देश भर में व्यवस्था अगर अच्छी होती तो लोगों की इतनी जान नहीं गई होती है। वही मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आगे फिर इस तरीके के हालात बनते हैं तो उससे निपटने के लिए क्या आप कुछ आंकड़ों की जुबानी बताएंगे कि हमने अस्पतालों में इतने बेड बढ़ा लिए हैं, हमने ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा व्यवस्था कर ली है? कुछ इस तरह के आंकड़े हैं भी आपके पास? नहीं, हमें लगने वाले ऑक्सीजन जो था, तो ऑक्सीजन की महाराष्ट्र में उतनी दिक्कत नहीं की जितनी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ, लेकिन हमको लाना पड़ा बाहर से। अभी हमारे पास हमने डबल द कैपेसिटी की है, बेड की कैपेसिटी, ऑक्सीजनेटेड बेड की भी डबल कर ली है। डबल इन द सेंस, भगवान ना करे उसकी जरूरत पड़े। अभी हमारी ऑक्यूपेंसी सारे महाराष्ट्र में 50% बेड अभी सेफ है, लेकिन ऐसा ना हो, ये बीमारी चली जाए। और जैसा IIT कानपुर वाले भी कह रहे 15 जून तक चले जाएगी, तो मैं भी सोचता हूँ 15 जून नहीं, पर जुलाई के एंड तक कोरोना हिस्ट्री हो जाए। लेकिन हमने ज्यादा प्रताड़ना सहन की, गलतियां चूक हुई, वो चूक हम नहीं दोहराएंगे। हम तीसरी लहर के लिए सक्षमता से तैयार रहना चाहते, लेकिन हाँ, मोदी जी की भी बहुत सहकार्य की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक दृष्टया महाराष्ट्र बहुत टूट गया है। नहीं, सही बात है कि सबके सहयोग से ही हम लोग इस महामारी से उभरेंगे, इससे बाहर निकल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ कोई राज्य सरकार चाह ले तो उससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन डॉक्टर पुनीत मिश्रा जी, आप इस मंच से, एबीपी न्यूज के माध्यम से अलग अलग सरकारों को या फिर आम लोगों को भी कोई सलाह देना चाहेंगे? आपके मुताबिक ऐसी 2-3 चीजें जो हर किसी को इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, जैसा कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, जब आपने मुझसे प्रश्न किया था, तो वही चीज़ मैं दोहराऊंगा। और सबसे पहले मैं जन साधारण के लिए, पब्लिक के लिए कहूँगा मैसेज, उसके बाद में जो विभिन्न सरकार हैं प्रदेश की, उनके लिए बताऊँगा। तो सबसे ज़रूरी है कि जो पब्लिक है, जो जन सामान्य हैं, उनको अपनी पूरी जिम्मेदारी समझनी है। और पूरी जिम्मेदारी सिर्फ 2 चीज़ों से है। एक, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करें, यानी कि मास्क ज़रूर लगाएं, जैसा भी डॉक्टर मिश्रा ने कहा और बाकी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, बहुत ज़रूरी है। और
आपकी तरफ से इतनी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसे प्रयास होने चाहिए कि सरकार को जुर्माना लगाने की नौबत ही नहीं आए। आप अपनी तरफ से लगाएं और कोशिश करें, जो लोग ऐसे हैं मास्क नहीं खरीद सकते या उनके पास उपलब्ध नहीं, तो उनको आप अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ मास्क दे दें अगर आपकी ऐसी कैपेसिटी है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर भी बाज़ार है या कोई चीज़ खुल रही है लॉकडाउन, लेकिन ये याद रखें कि जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही बाहर जाएं, बिना मतलब में सिर्फ घूमने फिरने के लिए, या अगर अत्यंत आवश्यक नहीं है तो बाहर नहीं जाएं। आपको रोज़गार के लिए जाना है, आपको अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, कार्य के लिए जाना है, आप जरूर जाएं, जो ज़रूरी सामान है खरीदने के लिए जाएं, लेकिन उसके अलावा घूमने फिरने के लिए अभी नहीं जाएं। अभी कोरोना का खतरा बना हुआ है, तो ये सभी को देखना पड़ेगा। और जब भी जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और अपने हाथों की सफाई का खास करके ध्यान रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, उसके बाद जनसाधारण से ये भी है कि जहां पर वैक्सीन की बात है जरूर वैक्सीन लगवाएं। तो ये तो हो गया पब्लिक के लिए संदेश। जहां तक सरकारों की आपने बात कही है, सरकार को 2 तरीके से व्यवस्था करनी होगी। एक इसकी रोकथाम के लिए, और दूसरी तरफ कि जो लोग बीमार होते हैं, जैसा कि अभी आपने सवाल भी किया, उनके लिए अस्पतालों में क्या व्यवस्था है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको जो है थोड़ा सा मजबूत किया जाए, ताकि अगर ऐसी स्थिति दोबारा से पैदा होती है जहां पर अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में मरीज आने लगते हैं, तो उनको उचित उपचार दिया जा सके, ताकि उनमें जो मृत्यु दर है उसको कम कर सकें। और साथ ही साथ सरकार को वो सभी प्रयास करने चाहिए ताकि इसकी जो है वो रोकथाम हो सके। तो वो चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे लोगों को ऊपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन कराना है, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये सरकार को जरूर करनी चाहिए। तो 2 लेवल हो गए, प्रिवेंशन और क्योर या ट्रीटमेंट, जो कि अस्पतालों में उपलब्ध होगा। तो ये मेरा संक्षेप में संदेश है सरकार के लिए और जन सामान्य के लिए। ठीक है, वो तो है, लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, उन लोगों के लिए क्या करें जो अभी से, मैं तो बता रहा हूं आपको, कई लोगों को मैंने भी देखा, जब से इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि थोड़े आंकड़े कम हो रहे हैं कोरोना के, जबकि अभी भी इतने लोगों की जान जा रही है, अभी से कई लोग ऐसे मिलने लगे हैं सड़कों पर या बाहर जिनके मास्क नाक से नीचे आ चुके हैं, जो मास्क को सिर्फ साज सज्जा का सामान समझते हैं। ऐसे लोगों का क्या इलाज हो, क्योंकि ये तो अपनी जान को जोखिम में डाल ही रहे हैं और दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। ये तो बिल्कुल देखिए, एडल्ट ह्यूमन बिहेवियर बदलना सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे दिक्कत वाली बात होती है। अब हम लोग ट्रॉमा में जब कहते हैं हेलमेट लगाएं, मोटरसाइकिल पे बैठने समय उसको बांधें, कितने लोग बांधते हैं, और उसका परिणाम होता है कि 100 यंग लोगों की मृत्यु रोज होती है हमारी सड़कों पे, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। तो ये कितना, हम उसको भी हेलमेट वैक्सीन बोलते हैं, ये हेलमेट वैक्सीन है, आपको हेड इंजरी से बचाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। लेकिन इसको जितना एनफोर्समेंट कम किया, ज़्यादा किया जाए उतना ही कम है, जैसे डॉक्टर पुनीत ने भी कहा, और ये बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि वो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है, बात ये है कि वो हमारी जिंदगी को भी, हमारे जीवन को भी रिस्क कर रहा है, क्योंकि वो इन्फेक्शन हमको दे सकता है। तो हम लोगों का भी ये एज ए नागरिक ये कर्तव्य हो जाता है कि हम लोगों को अपने तरीके से लड़ाई झगड़ा बिना किए लोगों को समझाएं कि भाई ये महत्वपूर्ण है। और अब इस समय हम, चूंकि संक्रामक है ये वाला जो स्ट्रेन है, नई स्ट्रेन, तो हम 1 मास्क की बजाय 2 मास्क का प्रयोग करें। ये, और मैं स्वयं करता हूं, मैं कभी कोई बात प्रीच नहीं करूंगा अगर मैं खुद नहीं करता। मैं खुद 2 मास्क लगाता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर किसी को, हर इंसान को, हर शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो सावधान हो गया, सतर्क हो गया, अनुशासित हो गया, तो फिर से हालात खराब नहीं होंगे। तो हमारी कोशिश यही थी, जब चर्चा की हमने शुरुआत की तभी मैंने आपसे कहा था कि हम सार्थक चर्चा करेंगे, और जो बड़ी बातें इसमें से निकल कर आ रही हैं कि जून में 35 करोड़ टीके लग जाएं तो बेहतर है, ये डॉक्टर एमसी मिश्रा की राय है। डॉक्टर एमसी मिश्रा ने यह भी कहा कि जुलाई में रोजाना 1 करोड़ टीके लगने चाहिए, 1 करोड़ टीके रोज लगे तो तीसरी लहर रुकेगी, ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। अनलॉक की मॉनिटरिंग होती रहे, ये भी कहना है डॉक्टर एमसी मिश्रा ने ये बात कही। सरकार के साथ लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए, ये डॉक्टर पुनीत मिश्रा का मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीन लगाने की गति तेज करे सरकार, ये भी सलाह उन्होंने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा, डॉक्टर पुनीत मिश्रा, संजीव झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और किशोर तिवारी जी आपका भी धन्यवाद। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।